अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो पिछले सेशन में हमने देखा था प्रोसेसिंग स्टेज वन, जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जो है ना वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ऑफ़र एप्लीकेशन प्रेपरेशन के हवाले से हमने पूरी डिटेल्स देखी थी। उसके अंदर ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट होती है, वो कौन देती है चेकलिस्ट? वो इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अप्लाई करना है, कनाडा में करना है, अमेरिका में करना है, जिधर भी आपने अप्लाई करना है, तो ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट जो है वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देखे थे हमने, फिर उसके बाद हमने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देखे थे, उसके बाद इंग्लिश टेस्ट जो कि ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। उसके अलावा गैप कवर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रेडी करने का आपको मैंने बताया था कि उस तरीके से गैप कवर उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आप डाल सकते हैं, या कि वो जॉब करता है, कोई जो भी स्टूडेंट है उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, या उसने उसके दौरान कुछ शॉर्ट कोर्स किया है, या कोई और मतलब जैसे भी उसका जितना भी ड्यूरेशन बनता है वो चीज़ें रेडी करके तो आपने ऑफ़र लेटर के वाले से उसकी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो रेडी कर लेनी है। ठीक है, अब ये वो स्टेज है कि भाई अब उसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करके ये सारा फॉर्मेट मैं आपको जो है ना वो गाइड करता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफ़र लेटर अप्लाई किस तरीके से करते हैं। प्रिपरेशन तो हो गई, अब उसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है ना उन्होंने अपना पोर्टल दिया होता है। पोर्टल पे जाके आपने उसका सारा फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट सारे आपने अटैच कर देने होते हैं। ठीक है? दूसरा तरीका जो है इसका वो ये है कि आपने ईमेल के थ्रू सारी जो है ना वो वर्किंग करनी होती है। ऑफ़र लेटर एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस जो सबमिशन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, पहले तो प्रिपरेशन हो गई ना, अभी अप्लाई करने की बात हो रही, तो वो ईमेल के थ्रू जो है, वो सारा प्रोसेस होता है। तो हम ईमेल के थ्रू एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो ये कॉलेज आप देख लें, रीच कम्युनिटी कॉलेज है होबार्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है? तो इधर आप आएँगे तो ये डिफरेंट कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे। ठीक है? ये डिप्लोमा लीडरशिप, एडवांस डिप्लोमा, प्रोग्राम मैनेजमेंट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये चीज़ें जो मैंने आपको सारी गाइड की थी। उसके अलावा ये कैटेगरी है, इसमें कम्युनिटी सर्विसेज़ के अंदर है, जो आपको बताया था ना मेडिकल वाले स्टूडेंट को आप ये चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। फिर इसके अंदर है, फिर हॉस्पिटैलिटी के अंदर कोर्सेज़ हैं, सर्टिफ़िकेट है। देखिए अब इसमें मैट्रिक वाला बच्चा जा सकता है, ठीक है? डिप्लोमा में इंटर वाला स्टूडेंट जा सकता है, एडवांस डिप्लोमा में जिसने 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की है वो जा सकता है। ये चीज़ें सारी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले, वो इन कोर्सेज़ में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, लाइट व्हीकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये ये जो वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर है, ये आपने देखा है इधर बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इधर कोई बैचलर्स, मास्टर्स कहीं लिखा नज़र आ रहा है आपको? ये वो चीज़ें नहीं है, ये वोकेशनल है, स्किल्स बेस्ड कोर्सेज़ हैं, ठीक है? और जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई करना होता है, वहाँ उन्होंने प्रोसेस बताया भी होता है कि इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें और सारा प्रोसेस जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस बताया भी होता है उन्होंने, ठीक है? जैसे अब ये देखें ना, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट द एनरोलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है? एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंग्लिश के हवाले से अगर कोई आइल्स पीटी वगैरह रिक्वायर्ड है, प्लस गैप के डॉक्यूमेंट्स, तो इन्हीं को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। प्लस आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है उसका अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है? तो जो है वो ऑफ़र एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अब जो है ना सबमिशन के प्रोसेस के अंदर उस इंस्टीट्यूट का अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस फॉर्म के साथ वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोसेसिंग स्टेज 1 में सारे रेडी किए थे, उनको साथ अटैच करके अप्लाई कर देंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि इसके अंदर सबमिशन के अंदर सिर्फ़ एक जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसका इज़ाफ़ा होगा। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स जो स्टेज 1 में रेडी थे वो हमने साथ अटैच ही करने हैं ना। अच्छा, अब इसके लिए जो एनरोलमेंट फ़ॉर्म है, जैसे मैं रीच कम्युनिटी कॉलेज का आपको दिखा देता हूँ।
इसको एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, या इसको आप ऑफ़र एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, इन्विटेशन एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, कुछ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म तो होगा ना कोई, जिसको फिल करके आपको उसको इंस्टीट्यूट को भेजना पड़ेगा, 7 डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाला मामला फिनिश हो चुका हमारा, हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इसके अंदर सिंपल डिटेल्स मेंशन करनी है। जैसे पर्सनल डिटेल्स की बात करेंगे, मिस्टर, जेंडर, नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, होम कंट्री में। अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये उन्होंने फॉर्म इस तरीके से बनाया कि स्टूडेंट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। और करंट लिविंग इन ओवरसीज़, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे, अगर वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो इसको टिक कर लेंगे, ईमेल डालेंगे, फ़ोन डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मीन्स के आपके फादर का या ब्रदर का या मतलब फैमिली में किसी का भी या फ्रेंड का आप दे सकते हैं डिटेल्स। उसके बाद ये पासपोर्ट की डिटेल्स सारी आएगी, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वीज़ा होल्ड करते हैं, अगर तो वहाँ से कर रहे हैं तो येस कहेंगे, नहीं तो नो कहेंगे। वीज़ा टाइप स्टडिंग, ठीक है। वीज़ा एक्सपायरी डेट इफ़ अवेलेबल, मतलब अगर वो ऑलरेडी उसके पास वीज़ा है। इंश्योरेंस के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो ये करवानी पड़ती है जब ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये वीज़ा सबमिशन वाले सेशन में आपसे बात करूँगा इस हवाले से, ठीक है। तो ये ने डिपेंडेंट डिटेल्स, अगर स्पाउस साथ जा रहा है मीन्स कि अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है, उसकी वाइफ साथ जा रही है और 7 बच्चे हैं, तो फिर उनकी डिटेल्स भी आ सकती हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये वो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे कि फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, नो कहेंगे हम, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो आगे से अगर आपने इंग्लिश का कोई टेस्ट किया है तो येस करेंगे, जो भी टेस्ट का नाम है, आइल्स, पीटी, जो भी है, जिस डेट को किया है, जो रिज़ल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये कोर्स सिलेक्शन है, जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है इस कॉलेज का, जिधर भी आपने अप्लाई करना है, फॉर्म का फॉर्मेट यही रहेगा, 19-20 का डिफरेंस होता है सिर्फ, ठीक है। और बाकी कैंपस आप बता सकते हैं कि हॉबर्ट कैंपस है, सिडनी है या मेलबर्न है, किधर अप्लाई करना है आपने। अच्छा, इधर से वो जो पर्सनल सीवी है स्टूडेंट की, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं कि मेट्रो कब की है, इंटर कब किया है, अगर बैचलर्स किया हुआ है तो वो भी लिखना है, कौन सी जगह से किया है, कौन सा स्कूल से किया है, कितने साल का है, रिजल्ट कार्ड अटैच्ड है, ये आपने साथ अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये मतलब सारा इजी प्रोसेस है, ये मतलब फॉर्म फिल करना है बस सिंपल, और लास्ट पे आके आपने इधर इस जगह पे ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे, यस यस करके इधर आप अपना नाम लिखेंगे, उधर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्म सारा फिनिश है। अब इसी फॉर्म को हमने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मिला के सबमिट कर देना है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट की एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि ये अब हमने क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी कर लिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने देख लिया कि ये सिंपल सा फॉर्म होता है जिसके अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड डिटेल्स होती हैं और आपकी जो वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं उसकी डिटेल्स ही इसके अंदर डालनी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो साथ अटैच करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये भी तो देखना है ना कि फॉर्म अपने रिकॉर्ड के लिए भी तो चाहिए ना उनको। तो ये सारा फॉर्म जो है ये आपने फिल करना है। अच्छा, उसके बाद आपको एग्जांपल अब बता देते हैं एक स्टूडेंट के अप्लाई करने की। देखें, ये रेहान मुज़फ़्फ़र एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये देखें, ये उसका इंटर की सनद है, मतलब डिग्री जो है, मैट्रिक की सनद है, ये उसका आइल्स है, ये उसका एनरोलमेंट फॉर्म है, ये उसका पासपोर्ट है। यानी कि ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये इंग्लिश जो डॉक्यूमेंट हो गया, और ये उसका एनरोलमेंट फॉर्म है अभी जो मैंने आपको बताया है, जो फिल करना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा एनरोलमेंट फॉर्म है, ये सारी उसकी डिटेल्स फिल की हुई है, ठीक है। इस तरीके से वो सारी जो मैंने आपको गाइड किया था आगे, मतलब सारी डिटेल्स उसकी फिल करके स्टूडेंट की तो सबमिट कर देंगे। ये जैसे कि कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, कौन सी जगह से उसने अपना मैट्रिक किया है, इंटर किया है, और नीचे ये सिग्नेचर उसके करके तो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये तरीकाकार होता है कि ये हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। आगे से अब उन्होंने इसके बाद कंडीशनल लेटर देना होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑफ़र लेटर जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप डायरेक्टली वीज़ा लेटर या एडमिशन लेटर नहीं आता, उसके बाद कंडीशनल लेटर आता है।
अच्छा, कंडीशनल लेटर लाज़मी आएगा, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी मतलब हो कि भाई सारी कंडीशंस भी पूरी हों, फिर भी एक कंडीशन तो रहनी है ना, ट्यूशन फ़ीस पेमेंट की कंडीशन तो रहनी है, वो पे करेंगे तो वीज़ा लेटर देंगे ना। बाकी हो सकता है कुछ कंडीशंस ना भी आएँ, मतलब डिफरेंट तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे एडमिशन टेस्ट है, इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन हो सकती है, यानी कि अगर किसी ने आईएलटीएस पीटी अभी नहीं किया हुआ, या कुछ जगह पे इंटरव्यूज़ भी लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, तो कोई ना कोई कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये कंडीशन तो लाजमी होनी है ना, ट्यूशन फ़ीस तो पेमेंट करनी ही करनी है, इसलिए कंडीशनल लेटर आएगा। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी कंडीशन आई है सेकंड स्टेज के ऊपर, जो भी कंडीशन आई है ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद कंडीशनल लेटर आएगा। कंडीशनल लेटर के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ीस की तो लाज़मी होगी। वो जो फिर पेमेंट हम वो जो फ़ीस पेमेंट या और कोई कंडीशन है उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम दोबारा फिर उनको रीच आउट करेंगे, या दोबारा अगर पोर्टल है तो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे कि ये फ़ीस पे हो गई है। जैसे ईमेल का प्रोसेस बता रहा हूँ, उस पे हम उसकी फ़ीस पेमेंट का प्रूफ साथ अटैच कर देंगे। वो करेंगे तो फिर वीज़ा लेटर मिल जाएगा। वीज़ा लेटर मिलेगा तो हमारा काम फिनिश है। कॉलेज के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ और हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें वीज़ा लेटर ही तो उनसे चाहिए, उसके बाद फिर हम एम्बेसी की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो इसमें आप देखें कि ये स्टूडेंट का जब हमने अप्लाई किया सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद, तो कॉलेज की तरफ से मेल आई कि प्लीज़ फाइंड अटैच कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफ़र, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आप एसओपी भेज दें, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, गैप एविडेंस, बताया था ना कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में गैप वगैरह वो चेक करते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड की हैं, ठीक है। और साथ ये उन्होंने अटैच करके भेज दिया कंडीशनल लेटर, ठीक है, कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफ़र, ये, ठीक है। तो इसकी बेस पे वीज़ा नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि इसमें कंडीशंस हैं, फ़ीस पेमेंट करनी है स्टूडेंट ने, ठीक है। अच्छा, अब जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने, अच्छा उसके बाद का प्रोसेस ये है कि अब हमने दोबारा फिर उनको मेल की कि आर डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, जो उन्होंने हमसे मांगे थे, ये जो डॉक्यूमेंट जितने भी मांगे थे, तो आगे से हमने उनको कहा प्लीज़ डू द नीडफुल और डिपॉजिट 8,000 और 2,000 आफ्टर वीज़ा पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी हमने उनको फ़ीस का गाइड किया। अब ये जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे ना हमसे, वो हमने उनको अटैच करके भेज दिए, ठीक है। अब इसमें आप चीज़ देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हमने सबमिट किए हैं, लेकिन जब पहले अप्लाई किया था ना तो वो क्लियर नहीं सबमिट किए थे हमने। हो सक पहले दिन भी क्लियर सबमिट हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो पहला स्टेप होता है ना, वो इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अभी स्टूडेंट का सिर्फ जो है ना वो फर्स्ट एनरोलमेंट एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो ऑफ़र अप्लाई हो रहा है, अभी उसका जो है ना वो वीज़ा वाली स्टेज पे नहीं वो पहुँचता। जब इस जगह पे कंडीशंस को क्लियर करना है ना, तो तब आपने डॉक्यूमेंट सारे ठीक तरीके से लगाने हैं। रिकमेंडेड यही है, पहली दफ़ा भी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर ही लगाए जाएँ, ठीक है। तो ये देखें कि हमने उसका मैट्रिक, इंटर, डिग्री, आइल्स प्रिपरेशन देखें, ये गैप को कवर कर रहे हैं हम। इंटर्नशिप ये कर रहे हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद वो जो पहला लेटर उन्होंने कंडीशनल भेजा था उसको साइन कर दिया हमने, सीवी स्टूडेंट की बनाई है, ठीक है। उसके बाद उसका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफिडेविट और ये जितने भी उसके यानी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हमने अटैच किए हैं, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अटैच करके उनको भिजवा दी है। तो लगे हाथ में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ये इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट वो अपनी सारी डिटेल बताता है कि उसने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है पहले पैराग्राफ में, उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स बताता है कि मैंने किधर-किधर क्या-क्या चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद उसने ये सारी डिटेल्स वो बताता है कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम का मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक फॉर्मेट है, ये हम आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमने सेंड किए हैं तो आगे से कॉली ने क्या कहा है, वी विल अपडेट सून, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने वो सबमिट कर दिए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे
वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए थे और जो कंडीशनल लेटर आया था वो भी हमने साइन करके वापस सबमिट कर दिया था वो कंडीशन को फिनिश करके, ठीक है। और फीस वगैरह स्टूडेंट की पे करने के बाद हमें कॉलेज ने उसकी सीओई जो है ना वो दे दी है। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। बेसिकली ये वीज़ा लेटर होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वाले से। तो इस ये जो नंबर होता है इसकी बेस पे आगे से वीज़ा अप्लाई होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है और यही हमें चाहिए था। जब हमें ये मिल जाता है उसके बाद फिर हम एम्बेसी में हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है। यहाँ तक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का मामला एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस जगह पे हमारी प्रोसेसिंग स्टेज 2 फिनिश है। उसके बाद स्टेज 3 और स्टेज 4 का काम आएगा, उसमें वीज़ा का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं आपको एक जर्नल सा फॉर्मेट समझा देता हूँ कि सबसे पहले वीज़ा एडमिशन जो एप्लीकेशन थी वो हमने सारी रेडी की, डॉक्यूमेंट सारे अरेंजमेंट किए, उसमें हमारा 1 वीक या 2 वीक लग गए। उसके बाद जब वो रेडी हो गए तो एनरोलमेंट फॉर्म जो है उसको आपने फ़िल किया, फ़िल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने अप्लाई किया तो कंडीशनल लेटर आ गया। उसमें फ़ीस की भी रिक्वायरमेंट थी और बाकी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ फ़ीस पे करके सारी क्लियर कंडीशंस करके नए सिरे से इंस्टीट्यूट को आप राब्ता करेंगे। वो फिर आपको वीज़ा लेटर देंगे। वीज़ा लेटर डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका डिफरेंट नाम है। ऑस्ट्रेलिया में इसको सीओई कहते हैं, मैं आपको दिखा के हटाऊँ अभी। यूके में इसको कैश लेटर कहते हैं। अमेरिका में इसको I-20 कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट जो रशियन स्टेट्स हैं उसमें इसको इनविटेशन लेटर कहते हैं। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई होगा। कंडीशनल लेटर के बेस पे वीज़ा अप्लाई तो नहीं होगा, ऑफर लेटर के बेस पे वीज़ा अप्लाई तो नहीं होगा, ठीक है। वीज़ा लेटर जो है उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई होना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यही रहना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का काम करें, यूके का करें, कनाडा का करें, अमेरिका का करें, चाहे 100 कंट्रीज़ का काम करें, फॉर्मेट यही रहना है। जब भी इवन आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जब आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पहले वो फॉर्म नहीं देते एक, वो कहते हैं ये सारा फॉर्म फिल करें, फिर वो कहते हैं 7 डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, फिर वो कहते हैं सबमिट करें। जब सबमिट करते हैं तो वो फिर आगे से एक और डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर वो कहते हैं कि फ़ीस पे करें। जब आप फ़ीस पे करते हैं तो वो फाइनल एडमिशन लेटर दे देते हैं। तो ये भी वही है, सेम प्रोसेस है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इस पाकिस्तान में ये होता है कि ये आपको मिल जाता है, इसके बाद आपने जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर देना है। बाहर का जो काम है, स्टूडेंट वीज़ा का जो काम है, उसका फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ काम फिनिश नहीं होता, स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। इसके बाद फिर मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एम्बेसी भी तो जाना है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं, या दूसरे कंट्री में स्टूडेंट ने जाना होगा। तो पाकिस्तान का भी ये सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में भी होता है। हाँ, अगर कोई बंदा बाहर से पाकिस्तान का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसका काम फिर यहाँ तक फिनिश नहीं होगा, फिर उसके बाद उसने पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना होगा, ठीक है।